नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉक टेस्ट 2 में पूछे गए मैथ के सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजा जो है वो पैरेलल हो। ठीक है ना। तो ये समचतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर है और आमने सामने की भुजा जो है वो पैरेलल है। तो इसका ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। मान लीजिए कि ये डायगोनल विकर्ण जो है D1 है और ये विकर्ण D2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाता है 1/2 D1 इंटू D2। तो यहाँ D1 D2 दिया हुआ हमारा, ये 14 है और ये 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री यदि AB इक्वल टू 40, BC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो cos C का मान निकालना है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसको ना पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, अच्छे से लाइन की इसके डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल जो निकालना है हम लोग को, हाँ ये C एंगल है, ये तो 90 डिग्री है और ये क्या है? ABC। ट्रायंगल ABC में एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री और AB दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? वो होता है B/H, है ना। तो B बेस मेरा कितना है? 30 और हाइपोटेनस कितना है? 50 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3/5। हाँ, तो इस 3/5 जो कि कट के आ जाएगा 0.6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि दो समकेंद्रीय वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर है। चक्र की चौड़ाई क्या होगी? सॉरी दोस्तों, ये परफेक्ट गोल नहीं बन पा रहा है, आप लोग इसी डायग्राम से समझ लें कि ये जो है ना, इसका रेडियस कितना होगा? मान लीजिए कि ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है ना, इसका रेडियस। तो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई बोले तो ये है ना, इसका चौड़ाई ये निकालना है हम लोग को। तो ये कितना हो जाएगा? R-R हो जाएगा इसका चौड़ाई, यही ना होगा। तो हम लोग को क्या दिया गया है? दोनों का परिधि दिया हुआ है। तो बाहर का परिधि जो दिया हुआ है, आंतरिक परिधि कितना दिया हुआ है? 2πr जो है, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। 2πr जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 264 सेंटीमीटर मीटर। और ये 2πr बाहर का जो बाह्य परिधि है वो कितना दिया हुआ है? 352 है ना। तो अगर हम लोग ये दोनों को घटा देंगे ना, 2πr माइनस 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा? 352 माइनस 264, ये कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों में 2π कॉमन कर लेते हैं, 2π कॉमन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? R-R ही तो हमारा चौड़ाई है। तो R-R यहाँ से कितना आ जाएगा? 88/2π। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। ठीक है, तो देखो ये 2 बार में कट गया, इससे 44 होके और 7 ऊपर चला जाएगा, 7 दूना 14। तो ये 14 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो R-R मेरा कितना आ गया? 14 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर। क्वेश्चन है कि अगर
2p प्लस 3q इक्वल टू 18 और 2p माइनस q इक्वल टू 2, तो 2p प्लस q इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ना इक्वेशन को ही सॉल्व कर लो। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8p इक्वल टू, और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 3q, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3q हो जाएगा, और ये 18 और 6 24, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया, p इक्वल टू आ गया 3। p का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो q का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, 2p प्लस q है ना, 2p प्लस q कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के साथ बिक्री मूल्य का अंतर 72 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए जाए कि पहले केस में जो है वो मार्क प्राइस कितना है और ये एसपी कितना है, ये हम लोग दोनों देख लेते हैं। इसको ना बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं, हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो पहले केस में क्या करते हैं कि 100 उसका मान लीजिए मार्क प्राइस है, तो उसमें 30% का छूट देने पे सेलिंग प्राइस कितना होगा 70 होगा। और दूसरे केस में भी मार्क प्राइस जो है वो 100 ही है, 100 सेम है। तो मान लीजिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 100 में से 20% का छूट देते हैं, तो उसका दाम कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, 100 में से 20% का छूट देने के बाद अब 80 में 10% का छूट देंगे तो उसका दाम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है, और 2 का ही वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 72 है ना। दोनों का बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस में अंतर जो है वो 72 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 36 है ना। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 3600, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 3600 रुपया। ये सबसे आसान तरीका है इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन से करेंगे हम लोग। देखो, ये होता है x का वैल्यू, ये होता है y का वैल्यू, है ना। सबको पता है कि फर्स्ट जो होता है वो x का वैल्यू होता है, उसके बाद y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर 4 पुट करते हैं तो 12 5 17 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ये इसको पुट करते हैं हम लोग तो 6, x का वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 6 + 5 11 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी को हमको चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a - b = 3, a - b = 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो a - b का होल क्यूब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है a² + b² - 2ab है ना इक्वल टू 9। तो यहाँ से a² + b² क्वेश्चन में दे के रखा है a² + b² = 89, तो 89 - 2ab = 9 है ना। तो 2ab = कितना हो जाएगा 80। यहाँ से ab का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना ab का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया या फिर 2ab का वैल्यू 80 आ गया है ना। ab भी छोड़ दो क्योंकि हम लोग आगे जब निकालने वाले हैं वहाँ 2ab का ही ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हम लोग को a + b निकालने बोला गया है ना, a + b, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab है ना। तो a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू 89 और ये 80, तो ये कितना आ गया 169। a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू 169, तो a + b का वैल्यू कितना 13 है ना, इसका रूट हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि रैखिक युग्म होता क्या है ना। रैखिक युग्म पर बनने वाले दो
पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि एक रेखिक युग्म पर बनने वाले दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। देखो रेखिक युग्म क्या होता है, मान लीजिए कोई ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक रेखा ऐसी पड़ी हुई है, तो ये दोनों एंगल का जो है ना, ये मान लीजिए अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री है होता है। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री है तो इसी को हम लोग रेखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि एक रेखिक युग्म पर बनने वाले दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। नहीं, न्यून कोण कभी नहीं हो सकते। मान लीजिए एक को अगर हम लोग 90 डिग्री से कम लेते हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, मान लीजिए 60 लेते हैं, तो दूसरा कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 120 डिग्री होगा, तभी तो वो 180 मिल के होगा ना। अगर हम लोग दोनों 90 से कम लेते हैं तो वो 180 होगा ही नहीं। और पेड़ बनाने के लिए दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। अब बोलता है कि एक रेखिक युग्म पर बनने वाले कोण जो है संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री होता है। हाँ, अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और अगर दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही है। अब बोलता है यदि रेखिक युग्म पर बनने वाले कोण समान हो तो इन दोनों का कोणों का जो माप है वो 90 डिग्री होगा। ये ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा कर दें, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री और अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये ऑप्शन जो है सही है। अगर दोनों कोण अगर बराबर है ना, तो दोनों कोणों का जो माप होगा वो 90 डिग्री होगा। अब दो आसन कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोणों का माप 90 डिग्री होगा। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आसन कोण क्या होते हैं, देखो आसन कोण मान लीजिए कि ये दो रेज है और इसके बीच में एक रेज है और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना वो आसन कोण होते हैं। आसन कोण होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना आसन कोण है वो 90 डिग्री होगा। ये 35 डिग्री भी हो सकते हैं, बराबर होते हैं आसन कोण। लेकिन है कि आसन कोण का मान 90 डिग्री हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है, 2 और 3 ऑप्शन सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 400 और 500 के बीच का न्यूनतम संख्या निकालें जिसको 9, 15 और 6 से भाग करने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसी संख्या निकालते हैं जो 9, 5 और 6 तीनों से विभाजित हो जाए, है ना। तो 9, 15 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी, इसका एलसीएम, है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 गुना 6, 90। इसका एलसीएम 90 आ गया। तो 90 ऐसी संख्या है जो 15 और 9 और 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 90 अगर तीनों से विभाजित है ना, तो 90 का कोई भी मल्टीपल तीनों से विभाजित होगी। तो 90 से 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 मतलब 270, और उसके बाद 330, उसके बाद 410, सब जो है वो 15 और 6 से विभाजित होंगे। तो 9 × 5 ये आता है 450। 450 जो है वो 9, 15 और 6 तीनों से विभाजित है। तो 450 जो है वो 9, 15 और 6 से विभाजित है। तो इसमें अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो 453 आता है, जिसमें अगर हम लोग 9, 15 और 6 से अगर भाग देते हैं तो हर केस में कितना 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 453। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। √2/1 + √3 इक्वल टू √6/x, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √6 1 + √3/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक है, और 1 + √3, और यहाँ नीचे √2 है, √2 से √2 चला जाएगा, और √3 + 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 + √3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3 + √3। आगे बढ़ते हैं।
हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ें फ्रैक्शन में हो तो उसका एलसीएम या एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। अगर एचसीएफ निकालना हो ना, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1, 3, 5, 7, 9 का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का एचसीएफ कितना 1 आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा ये सब का एलसीएम आ जाएगा 120। तो 1/120 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। एकदम बच्चा का सवाल है, देखते ही आंसर कोई कर सकता है कि ये आंसर होगा, लेकिन बना देते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या जो है वो x है, तो 50% अधिक है, खुद की संख्या से 50% अधिक है, मतलब कितना है 150/100। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसा ना लिख के, x+x/2 + 75 = x है, तो यहाँ से 75 = कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, 75 है ये। x का वैल्यू कितना आ गया 75/2, x/2 = 75, तो x का वैल्यू कितना आ गया 150, है ना। तो 150 का 25% कितना हो जाएगा, 25 × 100 75/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात जो है 5:3 है, जबकि उसके व्यय का अनुपात जो है वो 9:5 है। ठीक है, आय का अनुपात 5:3 और व्यय का अनुपात 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं, ठीक है, 1300 और 900 बचाते हैं, तो राम की आय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानते हैं कि राम की आय जो है वो है 5K और श्याम की जो आय है वो है 3K। ठीक है, तो 5K वो कमाता है, ठीक है, और बचाता कितना है 1300, और श्याम जो है 3K कमाता है और बचाता कितना है 900। और बचाने का व्यय, अगर मान लीजिए जितना कमाता है और जितना बचाता है उसको घटा दें, तो ये क्या आ गया, ये खर्चा करने का अनुपात आ गया ना। और खर्चा करने का अनुपात कितना दिया हुआ है 9/5, है कि नहीं, दिया हुआ है 9/5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25K - 2600, नहीं 2600 कैसे, 65 ना, 13×5=6500 = 27K - 8100। ठीक है, हम लोग इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 2K = कितना आ जा रहा है, ये हो जाएगा 25, 5 × 5 25। हाँ, यहाँ 25K है, 25K, इसको हम लोग उधर ले गए और इसको हम लोग इधर ले आए, तो 2K = कितना हो गया 1600। तो K का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 800। ठीक है, K का वैल्यू 800 आ गया। तो अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ राम, है ना। राम का इनकम कितना है, राम कितना का इनकम हम लोग क्या माने हैं 5K, तो 5K कितना हो जाएगा 5 × 800, है ना। 5K = कितना हो जाएगा 4000 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 प्रति केजी के दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 प्रति किलोग्राम की दर पर उसने उन दोनों को मिलाकर बेच दिया। ठीक है, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग कि वो कितना खर्च किया वो निकालेंगे, टोटल कॉस्ट उसको चावल में कितना लगा खरीदने में, है ना। तो कॉस्ट उसको कितना लगा, 30 किलो चावल वो 10 केजी की दर से खरीदा और
35 kg जो चावल है वो 11 रुपये की दर से खरीदा, तो टोटल कितना कॉस्ट आया गया 300 प्लस 385, है ना, ये 685। ठीक है, अब 685 में उसको 30% का लाभ कमाना है, 30% का लाभ कमाना है, प्रॉफिट कितना कमाना है उसको 30%। तो 685 का 30% कितना हो गया, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 205.5 सॉल्व करने के बाद, है ना। अब इतना का उसको लाभ कमाना है, तो उस सेलिंग प्राइस कितना होगा 685 प्लस 205.5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस उसका 890.5। ठीक है, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ये टोटल का आया ना, हम लोग को पूछा क्या गया है कि पर केजी कितना में बेचेगा वो, तो पर केजी के लिए क्या, ये टोटल का सेलिंग प्राइस है, तो पर केजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना उसके पास चावल है, कितना केजी चावल है 65 केजी, तो उसको 65 से डिवाइड कर देंगे, तो 890.5 बटे 65, तो ये भाग देने पे कितना आ जाएगा, भाग देने पे आ जाएगा ये 13.7 रुपये पर केजी, है ना, 13.7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, हम लोग मान लिए कि पिता और पुत्र जो है, अभी वर्तमान उम्र उसका मान लीजिए कि पिता, अगर पुत्र का 4 है तो पिता का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व उसका कितना था, पिता का 4x माइनस 5 और पुत्र का कितना x माइनस 5। ठीक है ना। अब बोलता है कि ये जो दोनों है ना, वो अभी उस समय जो है वो 9 गुना था, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 9:1, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 4x माइनस 5 इक्वल टू 9x माइनस 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 8। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो पिता का अभी वर्तमान एज कितना है 4x है, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया, आंसर मेरा 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन। लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत का 9% का 8% किसी वस्तु का लागत कीमत के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो लागत कीमत का 72%, मान लीजिए 100 लागत कीमत है तो उसका 72% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, और लागत कीमत का 9% इंटू 8%, तो ये कितना हो जाएगा 72 माइनस 0.72, तो ये आ जाएगा 71.28, है ना। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा 71.28%। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व दाम में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, मान लिया जाए कि पहले जो है वस्तु का दाम 100 रुपया था। ठीक है, दाम कितना था 100 रुपया था, अगर उसका दाम 10% घटाया गया तो वो अब कितना हो गया 90 हो गया। अब 90 से वापस 100 लाने के लिए हम लोग को उसका दाम में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो कितना प्रतिशत की, अब कितना का वृद्धि करना है 10 का वृद्धि करना है, 10 का वृद्धि कितना में 90 में, तो 100 में कितना, है ना। तो एक जीरो कट जाएगा, तो ये 10/9% आ जाएगा, है ना। 10/9% यानी कि 11.1/9%। सॉरी, यहाँ ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 100/9% हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। होश में जोश में होश नहीं खोना है। ठीक है, 100/9 मतलब 11.1/9%। आंसर इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रन का औसत जो है वो 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों में
मैचों का औसत कितना है। ठीक है, एक खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत कितना है, 33 है, 10 मैचों में 45, तो अंतिम के 5 मैचों में। तो खिलाड़ी टोटल रन कितना बनाया है। हम लोग जानते हैं कि जब औसत दिया गया हो और संख्या दिया गया हो तो उसका जो योग होता है वो होता है औसत गुनी संख्या। तो 33 गुना 15 उसका टोटल रन हो जाएगा। टोटल रन 33 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 49, 495। अब वो 10 मैच में कितना रन बनाया है, 10 मैच में रन कितना है, 45 गुना 10, ये कितना 450। ठीक है, टोटल 15 मैच में वो बनाया है 495 रन और 10 मैच में बनाया है 450 रन। तो 5 मैच में वो कितना बनाया है, दोनों को घटा देते हैं, वो कितना बनाया है, 45 रन बनाया है। एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज होता है टोटल जो है उसका सम बटे नंबर, है ना। तो हम लोग एवरेज लास्ट का 5 मैच का निकालने के लिए बोला गया है। तो लास्ट का 5 मैच में वो 45 रन बनाया है 5 मैच में, तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 9। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। 150 का 20% हम लोग निकाल लेंगे, वो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 30। ठीक है ना। तो 150 में 30 का छूट दे रहे हैं तो बेच कितना में रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, और Q जो है, अगर मान लीजिए P एक दिन में 1 यूनिट वर्क, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं कि P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है और Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है। तो Q उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। मान लीजिए P जो है एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो Q कितना करेगा, 1.5 यूनिट वर्क करेगा। तो P अगर किसी काम को 9 दिन में कर सकता है तो Q कितना दिन में कर सकता है, 9 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये 15 से 6 आंसर हो गया, वो 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ये हो गया पूरे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का और भी मॉक टेस्ट हम दें और इसका सॉल्यूशन अच्छे से पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना होगा और हमारी टीम के साथ जुड़ना होगा। अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होती जाएगी और सिलेक्शन होने का जो संभावना है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए दोस्तों आप लोग ना ज़रूर मॉक टेस्ट दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।